नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के आज के इस अंक में जो विषय हम लेकर आए हैं वो विषय है नस के दबने की समस्या और इसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, किस तरह से उपचार हो सकता है। आपके मन में भी नस के दबने से संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो मौका है आपके पास। हमारे स्टूडियो के मोबाइल नंबर्स के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे स्टूडियो के मोबाइल नंबर्स लिख लीजिए। हमारे नंबर्स हैं 7579428028, दूसरा नंबर है 7579428047। विषय से संबंधित प्रश्न कीजिएगा और जैसे ही कॉल कनेक्ट हो जाती है, आपकी हमारी बातचीत शुरू हो जाती है, टीवी की आवाज़ को कम करके एक बार में आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। YouTube के माध्यम से अगर इस वक्त आप हमें लाइव देख रहे हैं, हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, आप भी कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर लिख भेजिए हमें। हमारी टीम आपके इस प्रश्न को अगर विषय से संबंधित हुआ तो कार्यक्रम में हम ज़रूर शामिल करेंगे। व्हाट्सएप का एक नंबर और है, इसको भी लिख लीजिए, इसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। नंबर है 730009508889। दर्शकों, कई बार आपने ये देखा होगा अपने घर में, आपके आसपास कोई ये शिकायत करता है कि मेरे कमर में बहुत दर्द है और ये कमर का जो दर्द है ये पैरों तक जा रहा है। कोई शिकायत करता है कि मेरी गर्दन में बहुत दर्द है और ये जो दर्द है ये हाथों तक जा रहा है। कोई सुबह सो के उठता है तो उसका जो सिर है उसको उठाने के लिए हाथों का सहारा देना पड़ता है। इस तरह की समस्या अगर आपके आसपास भी है, आपके घर में भी है, तो ये हो सकता है कि नस के दबने की समस्या हो सकती है, क्योंकि अगर आंकड़े बताते हैं हर 5वां व्यक्ति नस की किसी न किसी समस्या से ग्रसित है। तो आज के इस अंक में बहुत सारी चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर सौरभ गुप्ता। आप वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात तो ये कि जो ये समस्या है इसको लोग जोड़ते हैं, दर्द अगर है तो उनको लगता है हड्डियों का दर्द हो सकता है, किसी और वजह से दर्द हो सकता है, लेकिन अगर नस की समस्या की अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों को समझ में ये नहीं आएगा कि ये जो मुझे दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, पैर के उठाने में मुझे समस्या हो रही है, सुन्नपन आ रहा है, जितनी भी समस्या हैं उनको ये नहीं लगेगा कि ये नस से जुड़ी हो सकती है। सबसे पहले तो नस को समझ लेते हैं, क्या भूमिका है इसकी। बेसिकली जो नसें होती हैं, हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन से हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड हमारे टेल बोन तक जाती है और इससे बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं। कुछ नर्व्स हमारी ब्रेन स्टेम से निकलती हैं जो कि हमारे चेहरे को, हमारी नेक एरिया को सप्लाई करती हैं। इसके बाद में जैसे स्पाइनल कॉर्ड नीचे जाती है तो यहाँ सर्वाइकल में नर्व्स निकलती हैं जो कि हाथ को सप्लाई करती हैं, फिर हमारी थोरेसिक नर्व्स निकलती हैं, फिर जो नर्व्स निकलती हैं वो हमारे पैरों को सप्लाई करती हैं। तो ब्रेन से लेके टिप ऑफ फिंगर और टिप ऑफ फिट तक नर्व्स जो है वो पूरी बॉडी में जाती हैं। उनका जो मेन काम होता है वो होता है एक तो हमारी बॉडी को कमांड देना कि ब्रेन ने सोचा कि मुझे ये हाथ मूव करना है या किसी से हाथ मिलाना है या किसी को नमस्ते करना है, तो वो कमांड ब्रेन से आएगी, ब्रेन से कमांड स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, नर्व्स के थ्रू हमारे हाथ तक पहुंचेगी और हाथ का मूवमेंट होगा। इसी तरह से मैंने किसी चीज़ को टच किया, वो चीज़ गर्म है, ठंडी है या वो चीज़ कांटेदार है, तो उससे जो मुझे सेंसेशन रिसीव हुए इस टिप पे, वो इस टिप से कैरी होके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन को जाएंगे और मुझे ब्रेन में परसीव होगा कि जो सेंसेशन था ये गर्म था, ठंडा था या ये पेनफुल सेंसेशन था। तो बेसिकली नर्व्स का जो काम है वो है ब्रेन से पूरा सेंसेशन बॉडी के टिप तक लेके जाना और टिप से जो सेंसेशन, सेंसरी सेंसेशन है वो ब्रेन तक लेके जाना। वो हमें परसीव होते हैं ब्रेन में कि वो सेंसेशन जो है वो हमारे लिए पेनफुल तो नहीं है, हमारे लिए हार्मफुल तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली ही बॉडी रिएक्ट करती है। कि अगर कोई पेनफुल इंजेक्शन सेंसेशन होगा या बहुत गर्म सेंसेशन होगा तो हम उस चीज़ को अपने हाथ से हटा लेते हैं, दूर हो जाते हैं उससे। तो ये ब्रेन सिग्नल ब्रेन तक पहुंचते हैं और ब्रेन उसी तरह से एक्ट करता है। अच्छा, ये नसों का जो ये जाल है इनका काम यही है, एक तरीके से मैसेंजर का रोल ये करते हैं। हमें हाथ उठाना है तो ये हमें पहले ब्रेन इसके लिए हमें इजाज़त देगा कि आपको हाथ उठाना है और वो नस के माध्यम से हम उसको हाथ को उठाएंगे। अच्छा, आपके ओपीडी में कितने लोग ऐसे आते हैं जो उनको लगता है कि हाँ मेरे नसों में अगर प्रॉब्लम है, हाथों में दिक्कत हो रही है, तो वो डायरेक्ट आपके पास आते हैं, या ज़्यादातर लोग को लगता है कि अगर समस्या है तो मुझे ऑर्थोपेडिक के पास जाना है? बेसिकली इसमें
वैरायटी ऑफ पर्सन होते हैं। काफ़ी पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ऑर्थो का दर्द होता है, वो हमारे पास गलती से आ जाते हैं। काफ़ी पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको नर्व्स का पेन होता है, वो इनिशियली जॉइंट्स स्पेशलिस्ट या ऑर्थोपेडिक्स के पास जाते हैं। कई बार नॉर्मल फिजिशियन के पास भी पेशेंट जाते हैं पेन के रिगार्डिंग। तो वो मिक्स पैटर्न है कि कुछ पेशेंट्स जॉइंट पेन के हमारे पास आ जाते हैं न्यूरो फिजिशियन के पास, कुछ पेशेंट जो नर्व्स के क्लासिकल नर्व पेन है उनको ऑर्थो के पास चले जाते हैं। तो ये थोड़ी सी मिक्स सी पिक्चर होती है, क्योंकि बेसिकली इतनी अवेयरनेस नहीं है आम जनता में, थोड़ा सा कन्फ्यूजन की समस्या भी रहती है कि पेन कैसा है। तो स्पेशलिस्ट के पास जिसके पास जा रहे हैं तो वही अच्छे से गाइड कर सकता है कि अगर नर्व का पेन है तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है, अगर जॉइंट का या ऑर्थो का पेन है तो ऑर्थोपेडिक्स के पास जाना है। अच्छा, एक मतलब लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि ये नस का अगर दर्द है या नस की समस्या है, किस तरह के सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे? बेसिकली जो नर्व का पेन होता है उसकी कुछ खास बातें होती हैं। पहली चीज़ कि अगर कोई जॉइंट का पेन है, मान लो फॉर एग्जांपल जॉइंट का पेन है, तो जॉइंट का पेन सेम जगह पे होगा जहाँ पे जॉइंट है, वो पेन यूजुअली एक जगह लोकलाइज होता है। जो हमारे नर्व के पेन होते हैं, वो पेन अगर मान लो नेक से पेन है और वो पेन नर्व के थ्रू जा रहा है, तो वो पेन रेडिएट करेगा, पेन आगे की तरफ आएगा, रेडिएट करेगा डाउन हाथ की तरफ, या कई बार अगर कमर में दर्द है तो कमर का दर्द जो है वो पैर की तरफ रेडिएट करेगा। रेडिएटिंग टाइप ऑफ पेन, कि पेन एक जगह से दूसरी जगह पे रेडिएट कर रहा है, ये नर्व पेन के फीचर्स होते हैं। इसके अलावा झंझनाहट होना, सुनपन होना, जलन, पैरेस्थीसियाज होना, ये भी नर्व पेन के ही सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा कोई वीकनेस हो गई कि हमारा हाथ काम नहीं कर रहा, हाथ की ग्रिप नहीं बन रही है, या हाथ ऐसे मूव नहीं कर रहा है, या हमारा फुट ड्रॉप हो गया, वीकनेस अगर है, ग्रिप में वीकनेस है, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो भी ये सजेस्ट करता है कि ये नर्व पेन हो सकता है। अच्छा। तो सेंसरी सिम्टम्स झंझनाहट, सुनपन, रेडिएटिंग पेन, शार्प शूटिंग पेन, शार्प पेन अगर हो रहा है कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है, इस तरह का पेन मेरे जा रहा है, या चेहरे पे इस तरह का करंट जैसा पेन आ रहा है, तो ये बेसिकली नर्व पेन के सिम्टम्स, ये साइन होते हैं। अच्छा, मतलब शार्प पेन होता है, बहुत तेज दर्द तेज होगा पेन होता अगर नस से रिलेटेड जी जी। पेन और है तो। ये पेन जो है कई बार नाइट में बढ़ जाते हैं, जो नर्व के पेन होते हैं वो हमारे नाइट में बढ़ जाते हैं। जॉइंट के पेन मेनली मूवमेंट पे ज़्यादा होते हैं, कि हम अगर जॉइंट को मूव करेंगे तब ज़्यादा होगा। नर्व पेन जो होते हैं प्रीडोमिनेटली, काफ़ी नर्व पेन जो होते हैं वो नाइट में बहुत ज़्यादा इंटेंस, बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि अगर हड्डियों से जुड़ा हुआ कोई दर्द है तो आप रिलैक्स करते हैं तो वो पेन थोड़ा पेन सा better कम होता है। हो जी, जाता जी, है। जी, जी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा तेज दर्द है और आप आराम कर रहे हैं तब भी आराम नहीं मिलता, आराम नहीं मिला, नर्व पेन तब हो तो वो सकता नर्व का पेन जी, 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 हो सकता है। अच्छा, इसमें कई बार लोग कंफ्यूज ये होते हैं कि मसल पेन या नर्व पेन, इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? है। बेसिकली जो मसल पेन होता है तो मसल पेन मसल के पास होगा, मसल पेन क्रैम्प्स लाइक पेन होता है, अच्छा। क्रैम्प्स लाइक पेन होगा, फैटिगेबिलिटी होगी, थकान लगेगी उसको उस मसल में। पेन लोकलाइज मसल्स के पास होगा, मूवमेंट पे बढ़ेगा वो पेन भी, उसमें टिंगलिंग झंझनाहट नहीं होगी, सुनपन नहीं होगा, और शार्प शूटिंग इलेक्ट्रिक लाइक पेन नहीं होगा। अगर शार्प शूटिंग इलेक्ट्रिक लाइक पेन है, झंझनाहट है, सुनपन है, पैरेस्थीसियाज है, बर्निंग सेंसेशन है, तो ये नर्व का पेन है। अगर क्रैम्प्स आ रहे हैं, फैटिगेबिलिटी है, माइल्जिया मसल पेन है, थकान हो रही है, तो वो मसल का पेन होता है। बिल्कुल डॉक्टर सौरभ, आगे हम कारणों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ चुके, कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। नमस्ते मैडम, नमस्कार डॉक्टर। मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना है चाहता हूँ कि जब नस जब दब जाती है तो दर्द पैदा होती है, तो ऐसी दशा में बहुत लोग डॉक्टर की सलाह नहीं देते, ऐसे ही तो वो दवा देने से और अन्य नशा सूखना, नशा जो छोड़ना, नशा हट जाना, तो इससे काफी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। आपके समझ में आया डॉक्टर सौरभ, इन्होंने क्या जानना चाहा है? आपके प्रश्न को हम स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाए हैं क्योंकि आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही हम तक। मैं जानना ये चाहता कि नस के दबने से डॉक्टर से सलाह नहीं लेते, ऐसे ही दर्द की दवाएं खाते तथा उससे नस का सूजना, नस को सिकुड़ना, नस को फट जाना, तो इससे कैसे बचना चाहिए? अच्छा, कैसे बचना चाहिए आप, ठीक है, प्रिवेंशन की बात कर लीजिए। तो बेसिकली जो नर्व के पेन होते हैं, अगर हम आज के सिनेरियो में बात करें तो लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा अनयूजुअल है। जैसे कि ज़्यादातर लोग वर्किंग है तो सेम पोस्चर में सिटिंग, ये बहुत कॉमन कारण है नर्व पेन्स के, कि अगर हम कंटिन्यू सेम पोस्चर में बैठे रहेंगे तो मसल स्टिफ होंगी बैक की या नेक की, जिसके कारण से नर्व कंप्रेशन बढ़ सकता है, उसके कारण से पेन हो सकता है। इसके अलावा वेट लिफ्टिंग हो गया, झुकना हो गया, झुक के ज़्यादा काम करना हो गया, सेम पोस्चर में बैठे रहना,
गलत पोस्चर में बैठना, खासकर आजकल फ़ोन जो है ये भी काफ़ी कॉमन कारण नेक सर्वाइकल पेन और रेडिकुलोपैथी का बन गया है कि हम गलत पोस्चर में फ़ोन देख रहे हैं, लेट के गलत पोस्चर में फ़ोन देख रहे हैं, सोफे पे हम गलत पोस्चर में पड़े हैं। तो ये आजकल नर्व पेन का बहुत कॉमन कारण हो गया हमारा लाइफ स्टाइल। तो अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें कि हमें नर्व पेन अगर है या बैक पेन है तो हमें कैसे बचना चाहिए, तो सबसे पहला उसमें प्रिकॉशंस होती है कि आपको ज़्यादा झुकना नहीं है, झुक के ज़्यादा काम नहीं करना है, वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, आपको कंटिन्यू लगातार सेम पोस्चर में नहीं बैठना है। अगर आपका डेस्क वर्क है, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो बेसिकली हम इसमें बोलते हैं 20-20-20 रूल, कि अगर आपको एवरी 20 मिनट्स में 20 सेकंड्स के लिए 20 फीट की दूरी पे देखना है, ताकि आपकी नेक का पोस्चर स्ट्रेट हो जाए और आपका पोस्चर सेम ना रहे, जिससे कि अकड़ाहट हो सकती है नेक में, सर्वाइकल स्पाज्म हो सकता है, उससे आप बच सकते हैं। तो बेसिकली थोड़ा सा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके, इसके अलावा अपने आप को वेट को कंट्रोल करके, तो लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करके काफ़ी हद तक हम अपने आप को बैक पेन और रेडिकुलर पेन से बचा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो आपने कारण बता ही दिया कि पोस्चर अगर हमारा सही नहीं है, चाहे वो सिटिंग पोस्चर हो, चाहे हम खड़े वॉक करने का भी एक पोस्चर होता है, बहुत सारे लोग झुक के चलते हैं और आजकल वर्क फ्रॉम होम तो बहुत ज़्यादा है, तो लैपटॉप जो है अपने लैप पे रख के और पूरा कर्व होके बैठ जाते हैं, तो ये भी एक कारण है जिस तरह से अभी आपने बताया। और कौन कौन से कारण हो सकते हैं? इसके अलावा बेसिकली ट्रॉमा, कि अनयूजुअल कई बार ट्रॉमा हो जाते हैं कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, जर्क लग गए, झटके लग गए, या कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, वो भी एक कॉमन कारण है। कई बार एज रिलेटेड कारण होते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो हमारे स्पाइन बोन्स हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं, डिजनरेट होने लगती हैं, तो उसके कारण से भी बैक एक मसल पेन ये सब हो सकते हैं। इसके अलावा हमारा कई बार इन्फेक्शंस होते हैं, लाइक स्पॉट्स स्पाइन, टीबी होती है स्पाइन की, या अदर वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, तो इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। कई बार ट्यूमर्स होते हैं, या मेटास्टेसिस, कि कहीं ब्रेस्ट कैंसर था या प्रोस्टेट कैंसर था, वहाँ से भी स्पाइन में मेटास्टेसिस चली जाती हैं और वो भी हमारी नर्व को कंप्रेस करके नर्व पेन कर सकते हैं। तो इन्फेक्शन, ट्रॉमा, डिजेनरेटिव एज रिलेटेड चेंजेस हो गए, इन्फेक्शंस हो गए, ट्यूमर हो गए, तो ये सारे एक वैरायटी ऑफ कॉज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑलवेज इज द लाइफ स्टाइल एबनॉर्मलिटी, मसल स्प्रेन, मसल स्ट्रेन यूजुअली लाइफ स्टाइल एबनॉर्मलिटी से हो सकता है, गलत पोस्चर से हो सकता है, गलत पोस्चर में बैठने से, खड़े होने से, वॉक करने से हो सकता है। तो ये सारे कॉमन कारण हो किसी भी नर्व पेन के या बैक के या नेक पेन के होते हैं। डॉक्टर साहब, कई बार शिकायत लोगों को ये रहती है कि सर्जरी के बाद नसों में दर्द है, क्या एक कारण हो सकता है? इसके लिए डिपेंड करता है कि सर्जरी क्या हुई थी। जैसे अगर इसमें बात करें तो अगर पैरों की बात करें, हम घुटनों की बात कर लेते हैं, जी, यूजुअली अगर जॉइंट की सर्जरी होती है तो उसके बाद यूजुअली नर्व पेन यूजुअली नहीं होते हैं, मसल पेन यूजुअली कई बार हो जाते हैं, क्योंकि जॉइंट अगर रिप्लेसमेंट होता है, मसल थोड़ी वीक हो जाती हैं, पहले से उतना वॉकिंग नहीं रहता, उतना एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं रहता है जॉइंट पेन के कारण से, तो मसल वीक हो सकती है, मसल पेन हो सकते हैं। यूजुअली नर्व पेन एज पर जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद नहीं होते हैं। कई बार आम समस्या रहती है फीमेल्स में कि जब सिजेरियन होता है, सिजेरियन के बाद काफ़ी फीमेल्स आती हैं कंप्लेन करके कि जब से सिजेरियन हुआ तब से लो बैक एक रहने लगा है। तो बेसिकली वो यूजुअली ज़्यादातर मस्कुलर पेन होता है, पॉस्चर से रिलेटेड होता है, कि प्रेगनेंसी में यूजुअली पॉस्चर सही नहीं रहता है, कि प्रेगनेंसी में यूजुअली वॉकिंग भी उतनी नहीं रहती है, पॉस्चर थोड़ा सीधा नहीं रहता है, और उसके डिलीवरी के बाद में बच्चे को संभालना उस टाइम पे भी पॉस्चर थोड़ा सही नहीं रहता है। तो पॉस्चर एबनॉर्मलिटी के कारण से प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम में कई बार बैकएक रह सकता है, तो उसके लिए प्रिकॉशंस और साथ में एक्सरसाइजेज वगैरह का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बिल्कुल। और मोटापा अपने आप में एक कारण है, अभी आपने बताया कि मोटापे की वजह से नस दब जाती है। नहीं, एज सच ओबेसिटी इज़ नॉट ए कॉज डायरेक्टली कि नर्व कंप्रेशन हो जाएगा, बट अगर वेट ज़्यादा है और आप झुक के ज़्यादा काम कर रहे हैं या आप वेट उठा रहे हैं कोई, तो रिस्क बढ़ जाता है उस केसेस में, क्योंकि ऑब्वियसली स्पाइन सपोर्ट कर रहा है, पूरी बॉडी का वेट उस पर है, नीचे पैरों में वो वेट जा रहा है, तो वेट ज़्यादा होगा तो रिस्क बढ़ जाएगा। अदरवाइज डायरेक्ट ऐसे कोरिलेशन नहीं है कोई। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे पॉस्चर की अभी हम बात कर रहे थे, तो एक एक्यूरेट सही पॉस्चर क्या होना चाहिए, माना अगर वो बैठे हैं वर्क फ्रॉम होम पे काम कर रहे हैं तब? तो पॉस्चर अगर है आपका, तो एक तो आपका पॉस्चर स्ट्रेट होना चाहिए, आपकी बैक जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, आपकी नेक स्ट्रेट होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप डेस्क पे वर्क कर रहे हैं, आप लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, तो आप अगर झुक के काम कर रहे हैं तो आप, मैंने जैसे बताया 20-20-20 रूल, कि हर 20 मिनट्स पे आपको अराउंड 20 सेकेंड्स के लिए 20 फीट की डिस्टेंस पे देखना है, उसके बाद आप अपना वर्क रिज्यूम कर लें। हम यूजुअली ये सलाह देते हैं, अगर आपका बैठने का काम है तो आप एवरी 1 to 2 आवर्स पे थोड़ी देर के लिए वॉक करें, थोड़ी देर के लिए आप टहल लें, उसके बाद आप अपना वर्क आप रिज्यूम कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर सिटिंग पॉस्चर, अगर आप लेटे हैं तो लेटे में पॉस्चर आपका स्ट्रेट हो, बहुत ज़्यादा टिल्ट पॉस्चर ना हो, खासकर फ़ोन देखना अवॉइड आपको पॉस्चर में करना है। इसके अलावा
बैक पॉकेट में काफ़ी लोग पर्स रखते हैं, मेल लोग, तो उसके लिए भी मैं सलाह देना चाहूँगा, बैक पॉकेट में यूजुअली पर्स नहीं रखना चाहिए। क्योंकि पर्स रखने से आपका बॉडी का जो बैलेंस है वो ख़राब होगा, कि एक साइड अप हो गई, एक साइड डाउन हो गई, तो वो भी आपके लो बैक एक के रिस्क को बढ़ा सकती है, बैक एक के रिस्क को बढ़ा सकती है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने कहा रिस्क क्या है, लेकिन इसके अलावा भी एक अभी आपने कहा कि एक एज होती है जिसकी वजह से भी, लेकिन आजकल तो बड़े यंग एज में हमें जो है, यंग जनरेशन जो है उनको बैकएक कह लें या सियाटिका बड़ा कॉमन हो गया है, तो क्या वजह लगती है आपको? बेसिकली यंग एज में, जैसे कि हमने अभी बात करी कि लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सबसे कॉज बड़ा है कारण बैक वही एक का, निकल मसल के पेन आया। का। कि आजकल जो यंग जनरेशन है, एक तो पुराने टाइम पे इतना जो वर्क था वो बेसिकली वर्क फ्रॉम होम नहीं था, ठीक है, सिटिंग वर्क इतना नहीं था, पहले इतना जॉब सिटिंग नहीं थी। आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो वर्क शिफ्ट हुआ वो सिटिंग की तरफ हुआ है शिफ्ट। तो सिटिंग वर्क, कंटिन्यू सेम पोस्चर में बैठना, खासकर फ़ोन, मोबाइल फ़ोन जो है वो हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, दिन में 8-8 10-10 घंटे लोग रील्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे जी, हैं, जी। ठीक है। तो स्क्रॉल जब करना शुरू करते हैं वो रुकते ही नहीं है। डेफिनेटली। डॉक्टर साहब एक कॉल ले लेते हैं पहले, फिर बातचीत जारी रखेंगे। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार, नाम बता दीजिए, उसके बाद प्रश्न पूछिएगा। ये मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई, शिमला, हिमाचल प्रदेश। जी पूछिए, क्या जानना चाह रहे? मैं ये जानना चाहता हूँ कि कई बार मैं सोता हूँ और रात को कई बार मेरे को सोते समय जो है कमर में जो है दर्द होती है गर्दन के नीचे, तो उसके कई बार हम मालिश से भी आराम मिलता, तो हमें क्या करना चाहिए उस समय? बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। बेसिकली जो बैक पेन है, खासकर जो लेटे समय हो रहा है, करवट बदलने पे हो रहा है, तो बेसिकली मसल स्टिफनेस के कारण से हो सकता है। तो मालिश के लिए हम कहते हैं कि मालिश आपको अवॉइड करनी है, मालिश नहीं करनी है। कोई भी मसल पेन अगर है बैक में, नेक में, तो वो मालिश से आपका बढ़ सकता है। खासकर कई बार जैसे लोग नेक के मूवमेंट सडन जर्की करते हैं, खासकर बार्बर शॉप्स में, तो वो सभी नेक के जर्की मूवमेंट्स अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि जर्की मूवमेंट से कई बार डिस्क बल्ज बढ़ सकता है, आपका पेन बढ़ सकता है, मसल स्टिफनेस बढ़ सकती है। तो मालिश करना कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा अगर आपको पेन रहता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके अलावा आप प्रिकॉशंस रखें, खासकर झुकना, वजन उठाने का प्रिकॉशन रखें। लेटते समय आपका पोस्चर अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा आप हॉट वाटर बैग से थोड़ी सिकाई कर सकते हैं बैक की। अगर आपका पेन काफ़ी लंबे समय से है, एक्यूट पेन है, तब कई बार हॉट बैग से सब रिलीफ नहीं मिलता है। बट अगर आपका काफ़ी दिन से पेन चल रहा है, नाइट में पेन हो, तो आप थोड़ा हॉट वाटर बैग से सिकाई करके थोड़ा सा पेन को अपने रिलीफ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर लोग दो प्रैक्टिस बहुत करते हैं। एक तो ये कि जब भी कहीं दर्द है वो ये नहीं सोचना चाहते या समझना चाहते कि ये दर्द किस तरह के का है, वो पेन किलर ले लेते हैं। और दूसरा, अनप्रोफेशनल कोई भी होगा तो उनको लगेगा कि अगर नस में है या घुटने में दर्द है, मसल में कहीं भी दर्द है, तो वो मालिश जरूर करवाते हैं। वो कितना सही है ये दोनों प्रैक्टिस? बेसिकली कभी भी किसी भी अगर हम बीमारी की बात करें तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कारण क्या है उस चीज़ का। हमें कारण जानना जरूरी होता है कि भाई जब तक हम कारण नहीं जानेंगे हम उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। किसी भी तरह का पेन है, चाहे वो नेक पेन है, चाहे वो बैक पेन है, चाहे जॉइंट पेन है, तो पहले हमें कारण जानना जरूरी है कि इस पेन का कारण क्या है। क्योंकि अगर कारण ऑर्थोपेडिक है तो ऑर्थोपेडिशियन ट्रीटमेंट करेगा, न्यूरोलॉजिकल है तो न्यूरोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट करेगा, और कई बार सर्जरी की नीड है तो सर्जरी चाहिए होगी। तो पेन का कारण क्या है, बिना कारण जाने हम पेन किलर लेके उसे टेम्परेरी रिलीफ कर सकते हैं कि वो शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए रिलीफ हो सकता है, बट वो वापस से आ जाएगा अगर हमने कारण को रिमूव नहीं किया। तो कारण वो हमारी बैड हैबिट हो सकती है, बैड पॉस्चर हो सकता है, वो कोई डैमेज हो सकता है नर्व में, कोई कंप्रेशन हो सकता है नर्व में। तो पहले प्रॉपर कारण जानना चाहिए, उसके बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कराना चाहिए। अब बात आती है मालिश की। मालिश इंडिया में काफ़ी आम प्रैक्टिस है कि जो कि बचपन से शुरू हो जाती है और ओल्ड एज तक चलती है। तो मालिश को लेके ये है कि अगर आपको कोई भी नर्व पेन है, नर्व कंप्रेशन है या बैक पेन है सीवियर, तो मालिश किसी भी उसमें अच्छा रोल मालिश का नहीं है। बेसिकली मालिश हमें अवॉइड करनी चाहिए, चाहे हमारे बैक में पेन है, क्योंकि मालिश से वो पेन बढ़ सकता है, मालिश से नर्व कंप्रेशन बढ़ सकता है, डिस्क बल्ज बढ़ने का रिस्क है झटका लगने से। अगर आप सडन जर्की मूवमेंट मालिश के टाइम पे हो रहा है तो मालिश अवॉइड करना चाहिए। तो मालिश भी अवॉइड करनी चाहिए और अपने आप भी ऑन द काउंटर मेडिसिन लेके यूजुअली अवॉइड करनी चाहिए। कारण जानना जरूरी है, क्योंकि कारण के अकॉर्डिंग ही प्रिकॉशंस होंगे, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट। बिल्कुल, बहुत लंबे समय तक आप पेन किलर लेते रहेंगे, लेकिन अगर नस की समस्या है तो उससे आराम नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब, एक कॉलर और जुड़ चुके, कॉल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो
हेलो, हाँ जी। नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। हाँ, नाम रघुवीर सिंह है। जी, पूछिए क्या मेरे जी। हाँ जी, बोलिए। क्या जानना चाह रहे हैं आप? पूछिए, प्रश्न पूछिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे जो क्या है कि लेफ्ट फुट पे पाँव का पंजा है ना जी उस पे क्या है कि कोरोना के टाइम से 6 साल पहले से मेरे जो जो सबसे छोटी अंगुली, चिटली अंगुली है ना, अंगूठे के पास से चिटली सबसे छोटी, जी तो उस पर क्या है कि कोई टैक्सी का पहिया चढ़ गया था, तो 6 साल से वो नर्व डैमेज है नीचे। और उससे क्या है कि मैंने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से भी इलाज कराया, और ये B12 गोलियां, गाबापेंटेन, ये सब खा ली मैंने। जी और नीचे शरीर में स्पंज नुमा लगता है, गड्डी नुमा लगता है, खड़ा नहीं हो सकता, नर्व दिक्कत, अंगली सूजन हो जाती है, लाल सी हो जाती है, चल नहीं सकता। जी, उत्तर जान लेते हैं। जी डॉक्टर साहब। तो बेसिकली जैसा कि इन्होंने बताया कि इनको चोट लगी थी या एक्सीडेंट हुआ गाड़ी था, गाड़ी चल गई, तो बेसिकली उसके कारण से ऐसा हो सकता है कि वो जो नर्व है वो परमानेंट डैमेज हो गई है। तो अगर कोई भी नर्व परमानेंट क्रश हो जाएगी या डैमेज हो जाएगी, तो वो नर्व जहाँ आगे जाएगी तो उस एरिया में झंझनाहट हो सकती है, सुनपन हो सकता है, पेन हो सकता है, जलन हो सकती है। जैसा कि इनको सिम्टम्स रहते हैं, कई बार रेडनेस हो जाती है, जलन होती है, पेन रहता है जो रिलीफ नहीं होता है, तो वो कई बार परमानेंट भी सिम्टम्स रह सकते हैं। तो बेसिकली जो मेडिसिन है उनका रोल इतना है कि वो सिम्टमेटिकली बेटर रख सकती हैं, बट उसको कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकती वो, क्योंकि नर्व जो है वो परमानेंट डैमेज हो गई है। अच्छा, तो अगर नर्व कंप्रेशन है माइल्ड, तो वो रिमूव करके हम उसको बेटर कर सकते लेकिन हैं। 6 साल हो गए, दवाइयाँ ये खा रहे हैं। तो वो पॉसिबिलिटी यही है कि जो वो क्रश इंजरी हुई है इनके फुट में, तो हो सकता है जो नर्व के फाइबर्स थे वो परमानेंटली क्रश हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, इसके कारण से इनको नर्व रिकवरी नहीं हुई है उसकी। अच्छा, तो ये रिकवरी हो सकती है या नहीं? वेरी डिफिकल्ट है, क्योंकि 6 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर नर्व कंप्रेशन हल्का होता या नर्व इंजरी कम होती, सीवियर नहीं होती, तो वो केस रिकवर कर जाते हैं। अगर नर्व इंजरी सीवियर होती है तो कई केसेस में वो रिकवर नहीं करते हैं। अच्छा, तो मतलब रिकवरी के चांसेस इनके कम है। डॉक्टर साहब, एक कॉल और ले लेते हैं पहले, फिर चर्चा जारी रखेंगे। हेलो हेलो हेलो, बोलिए मैम। नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना, प्रश्न पूछ लीजिए, उसके बाद टीवी की आवाज को कम कर दीजिए पहले। बात कर रहा था मैम, मैं दिल्ली से। जी, टीवी की आवाज को कम करके प्रश्न पूछ लीजिए। जी, टीवी की आवाज कम है। देखिए, टीवी की आवाज को अगर आप कम नहीं करेंगे तो हम आपको नहीं सुन पाएंगे। मैम आवाज कम कर दी, टीवी से अलग हूँ मैम। जी, प्रश्न पूछिए। मैम 6 महीने से गर्दन में, और गर्दन की वजह से गले में और कान में दर्द है। नस पे ना फैटी आया था, राइट साइड में फैटी आया था। ठीक है। तो उसकी वजह से मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था, तो अल्ट्रासाउंड में राइट साइड में फैटी दिखाया है नस पे। ठीक है, तो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है? जी मैम, ट्रीटमेंट चल रहा है, मगर कोई आराम नहीं पड़ रहा मैम। जी डॉक्टर साहब बताइए। तो बेसिकली जैसे ही बता रहे हैं कि नेक में आप पेन कुछ है। पूछना चाहते हैं? ये बताइए, आपका पेन जो है वो हाथ में तो नहीं आता है? नहीं, हाथ में तो नहीं आता सर, उसका पेन जो है गले पे और कान तक पेन चला जाता है। अच्छा, कुछ करंट जैसा पेन आ रहा हो? नहीं, करंट का तो नहीं, मगर काफी तेज पेन उठता है, कभी कभार बहुत तेज दर्द होता है। अच्छा, गर्दन से कान की तरफ आ रहा है और हाथ में नहीं आ रहा, सर की तरफ भी नहीं जा रहा है? हाँ, सर पे और गले में बहुत दिक्कत हो रही है, गले में, और जीभ पे भी दर्द सा रहता है। ठीक है, उत्तर सुन लीजिए। तो बेसिकली जो पेन जैसा ये बता रहे हैं कि नेक से पेन हो रहा है, साथ में कान की तरफ जा रहा है, तो कई बार इस तरह के पेन होते हैं। हाँ, यहाँ पे एक हमारा एक इलोंगेटेड बोन होती है, तो कई बार उसके बढ़ने से इस तरह के पेन हो जाते हैं। तो यूजुअली इस तरह के पेन को ईएनटी डॉक्टर को आप कंसल्ट कर सकते हैं, या इसका एक बार सीटी स्कैन होता है, उससे हमें पता चल जाता है कि वो जो बोन है वो ज़्यादा बढ़ी हुई तो नहीं है, उसके कारण से इस तरह के पेन हो सकते हैं। तो एक कारण जानना कि एग्जैक्टली पेन का कारण अगर वही है, बोल रहे हैं कि फैट तो आ रहा है। यूजुअली अल्ट्रासाउंड में वो बोन नहीं दिखती है, तो फैट यूजुअली इस तरह का पेन नहीं कॉज करेगा यूजुअली। और यहाँ पे कोई इस तरह की नर्व नहीं होती है जो कि कान को पेन लेके जाए और इस तरह का पेन करे। तो या तो वो नेक में अगर पेन है तो वो हाथ की तरफ आना चाहिए, तो सर्वाइकल का पेन यूजुअली होता है। और
कि नर्व पे यूजुअली फैट तो यूजुअली नर्व के अराउंड थोड़ा सा रहता है, तो वो यूजुअली एज सच पेन प्रोड्यूस नहीं करता है। तो कारण कुछ और होगा, या तो वो सिटी स्कैन नेक का करा के देखें तो उसमें हमें बोन हो सकता है बढ़ी हुई हो, जिसके कारण से वो इनको पेन हो रहा है, बीच बीच में वो पेन कई बार बढ़ रहा है मुंह में। बिल्कुल, कान में और गले में और के सिर में इनका दर्द हो रहा है, तो उनको एक ईएनटी को दिखाना चाहिए आपको, क्योंकि हो सकता है कि ये नसों से संबंधित समस्या आपकी ना हो, और ईएनटी वाले डॉक्टर के पास जाने से आपको हो सकता है कि लाभ हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और है, क्योंकि आजकल जो यंग जनरेशन में इतनी जो समस्या बढ़ी है, एक स्लिप डिस्क की बड़ी है, और साथ ही जो नस के दबने की समस्या, जिम जाकर ओवरवेट उठाते हैं, तो ये कितना सही प्रैक्टिस है? एक बार में उनको बॉडी बना लेनी है? जी, बेसिकली बहुत कॉमनली हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि जी जिम में वर्कआउट कर रहे थे और वेट उठाया, उसके बाद से बैक पेन हो गया, खासकर यंग लड़के की 20-25 साल के। तो बेसिकली क्योंकि वेट उठाना भी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है किसी भी बैक एक को बढ़ाने के लिए, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए। तो उनसे मेरी यही सलाह है कि आप वेट लिफ्टिंग करिए। आप एग्जैक्टली बहुत हाई वेट लिफ्टिंग करना, सडनली बहुत ज़्यादा वेट इंक्रीज करना कि आपने स्टार्ट किया और विद इन ए मंथ आप बहुत ज़्यादा वेट उठाने लगे, तो वो डेंजरस है आपके लिए। जिम करना, एक्सरसाइज करना इज़ गुड, आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, वो बैक की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, लेकिन केवल वेट लिफ्टिंग उसका समाधान नहीं है। वेट लिफ्टिंग से सडन बैक पेन का रिस्क बहुत ज़्यादा, और बहुत कॉमनली इस तरह के हमारे पास आते हैं कि जिम शुरू किया था, विद इन ए 1 मंथ 15 दिन 20 दिन जिम करे हुए थे और वेट उठाते वेट करते हुए झटका आ गया। और जब भी वेट उठाएं तो वेट उठाते समय ध्यान ये रखना है, जर्क नहीं आना चाहिए बॉडी में। अगर आप वेट सडन उठाएंगे, कोई भी वेट सडन उठाएंगे, तो बैक में जर्क आ सकता है, नेक में जर्क आ सकता है, जो कि सियाटिका या स्लिप डिस्क का पेन कर सकता है। तो स्लोली ग्रेजुअली वेट को इंक्रीज करना चाहिए, और वेट को कभी भी जर्की मूवमेंट के साथ स्टार्ट नहीं उठाना चाहिए। बिल्कुल। व्हाट्सएप में मैसेज के थ्रू किसी ने जानना चाहा है, कमल कमानी जी हैं, दिल्ली से हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि कान के पीछे इनकी नस दब रही है, क्या किया जाए? तो बेसिकली अगर कान के पीछे जो नस होती है वो कई बार फेशियल नर्व होती है, वो आती है। तो अगर पूरे चेहरे पे इनके दर्द आ रहा है कि कान के पीछे की साइड से पूरे चेहरे पे दर्द आ रहा है, करंट जैसा दर्द है, झंझनाहट जैसा दर्द है, तो इसमें भी कई बार तो ये डिपेंड करता है कि कोई ब्रेन में नर्व कंप्रेशन तो नहीं है। तो ब्रेन के एमआरआई से पता चलता है कि नर्व कंप्रेशन है कि नहीं है। तो कई बार ट्राइजेमिनल नर्व होती है ब्रेन की, तो वो अगर कंप्रेस होती है तो बेसिकली ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया इस तरह के पेन को बोलते हैं। तो कई बार तो ये पेन अगर हमें कंप्रेशन नहीं मिलता है तो मेडिसिन से बेटर हो जाता है, मेडिसिनली ट्रीटमेंट होता है इसका। कई बार अगर नर्व कंप्रेशन हमें डेफिनेटली मिल रहा है ब्रेन के अंदर, तो इसमें फिर हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है कई बार, तो वो सर्जरी से डिकम्प्रेशन सर्जरी करके उस पेन से निजात पाई जा सकती है। एक और व्हाट्सएप में मैसेज है, पुष्कर जी हैं, चमोली से इन्होंने मैसेज किया है, और इनका जो प्रश्न है वो इनके गले में जो है दर्द है, और वो दर्द जो है हाथों की तरफ बढ़ रहा है। तो बेसिकली अगर नेक में कोई पेन है या गर्दन में कोई पेन है और वो हाथ की तरफ आ रहा है, तो ये बेसिकली सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है, सर्वाइकल पेन है। तो बेसिकली सर्वाइकल में जो नर्व निकलती है वो हाथ को सप्लाई करती हैं। तो अगर सर्वाइकल में कोई भी डिस्क बल्ज हो रहा है, चाहे वो किसी ट्रॉमा के बाद हुआ या किसी और कारण से हुआ, तो वो नर्व कंप्रेशन के थ्रू जो जहाँ वो नर्व जाएगी वहीं पे वो पेन रिलीट करेगा। तो ये बेसिकली क्लासिकल सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी वाला पेन है। तो इसका अगर हम बात करें तो प्रॉपर कितना सीवियर कंप्रेशन है ये तो हमें एमआरआई से पता चलेगा। और अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो प्रिकॉशंस हमेशा इंपॉर्टेंट है कि आपका पॉस्चर ठीक होना चाहिए, आपका सोते समय नेक का पॉस्चर ठीक होना चाहिए, बहुत हैवी पिलो आपको नहीं लेना, थोड़ा नेक को सपोर्ट चाहिए होता है, सडन जर्की मूवमेंट ऑफ नेक अवॉइड करने हैं आपको, बहुत ज़्यादा झुक के काम करना या बहुत ज़्यादा डेस्क वर्क करना, उससे ये पेन बढ़ सकता है। मेडिसिन का रोल है, प्रिकॉशंस का रोल है। अगर नर्व कंप्रेशन सीवियर आता है एमआरआई में या आपका पेन रिलीफ नहीं होता है, फिर हम एमआरआई कराते हैं, तो उस कंडीशन में कई बार सर्जरी की भी जरूरत पड़ जाती है ऐसे केसेस। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ चुके हैं, कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना, फिर प्रश्न पूछिएगा। जी देवेश स्वामी बोल रहा हूँ उसके से। जी पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं आप? मेरा सवाल ये है कि जो नसों की समस्या होती है उसमें अक्सर हम B12 डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं B12, तो अकेले B12 या B कॉम्प्लेक्स लेने से बात बनेगी? और दूसरा, खान पान में जो लोग वेजिटेरियन है फुल्ली, वो ऐसा क्या खाए पिए जिससे हमें B12 की प्राप्ति होती रहे और नसों की समस्याएं हमारी खत्म होती रहे, नसों की समस्या ना आए? जी जी। बेसिकली B12 जो है वो एक इम्पोर्टेंट विटामिन है जिसका कि नर्व के रोल में बहुत अच्छा काम है, क्योंकि नर्व की रिपेयर में, नर्व के फॉर्मेशन में विटामिन B12 का बहुत ज़्यादा रोल है। तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी भी इंडियन पॉपुलेशन में, खासकर वेजिटेरियंस में बहुत कॉमन कॉज है नर्व पेन का, जिसमें कि झंझनाहट होना, सुनपन होना,
ये सब कारण विटामिन B12 डेफिशिएंसी में हो सकते हैं। इसके अलावा कई बार चिड़चिड़ापन, मेमोरी लॉस, ये भी विटामिन B12 डेफिशिएंसी में होते हैं। तो विटामिन B12 से डेफिशिएंसी नर्व के पेन को कारण हो सकती है। तो बेसिकली अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मेडिसिन के अलावा जो सोर्स होते हैं हमारे पास वेजिटेरियंस के पास, उसमें हमारे पास मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें कि आपका मिल्क हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, चीज़ हो गया, ये सारे प्रोडक्ट होते हैं। अगर आप एगिटेरियंस हैं तो एग ऑप्शंस हैं। नॉन वेजिटेरियंस में नॉन वेज में अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पर वेजिटेरियंस में मिल्क प्रोडक्ट ही मेन सोर्स है जो आपको विटामिन B12 प्रोवाइड कर सकते हैं डाइट में। अच्छा, विटामिन B12 की जो टैबलेट्स हैं वो खुद ब खुद लोग ले लेंगे अगर शो देखेंगे तो? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली डिपेंड करेगा कि ज़रूरी नहीं है आपको B12 डेफिशिएंसी है, क्योंकि नर्व पेन के तो बहुत सारे कारण हैं। तो अगर आपने B12 कराया है और आपका B12 कम है, तभी आप डॉक्टर की सलाह से ही विटामिन B12 लें, क्योंकि अब आपकी बॉडी को कितनी ज़रूरत है, कितने दिन तक आपको लेना है, तो वो उसी पे डिपेंड करेगा कि आपका लेवल कम है कि नहीं। अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी लेवल विटामिन B12 का ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपको विटामिन B12 नहीं लेना चाहिए। अच्छा, रिया जी हैं, ये यूट्यूब की दर्शक है हमारी, इन्होंने ये जानना चाहा है कि इनके सिर में भी दर्द है और फेस में स्वेलिंग है। बेसिकली अगर सर में दर्द है और फेस पे स्वेलिंग है तो कई बार माइग्रेन में ऐसा हो सकता है कि राइट माइग्रेन साइड में स्वेलिंग है, स्वेलिंग है। तो बेसिकली माइग्रेन में क्या होता है कि एक साइड के हेड में पेन होता है, हेमिक्रेनियल हेडेक होता है, साथ में कई बार थ्रॉबिंग या पल्सेटाइल हेडेक होता है। जब हेडेक होता है उस टाइम पे फेशियल थोड़ी पफिनेस, एक साइड में स्वेलिंग आ सकती है, आई के अराउंड पेन हो सकता है, साथ में वोमिटिंग होता है। तो माइग्रेन में भी ऐसे ही है कि माइग्रेन में एक तो ट्रीटमेंट हो गया, माइग्रेन की डायग्नोसिस बना के आप ट्रीटमेंट करें। दूसरा है कि प्रिकॉशंस माइग्रेन में भी इंपॉर्टेंट है, खासकर आपको फास्टिंग अवॉइड करना है, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई जो कैफीन इनटेक है, स्मोकिंग, अल्कोहल, आपका चाइनीज़ फूड हो गए, उनमें वो काफ़ी माइग्रेन ट्रिगर करते हैं। कई बार सनलाइट माइग्रेन ट्रिगर कर सकती है, और ब्राइट लाइट हो गई, कई बार परफ्यूम की स्मेल्स, कई बार मसालों की स्मेल्स, तो ये सभी माइग्रेन ट्रिगर हो सकते हैं। तो अगर इस तरह का ट्रिगर है तो उसको आइडेंटिफाई करें, उसको रिमूव करें, तो भी आप काफ़ी हद तक मेडिसिन के साथ में अपने माइग्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, और नसों से संबंधित अगर समस्याएं हैं तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, लाइफस्टाइल में बहुत सारी सुधार करके आप समस्याओं से बच सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर ज़्यादा लगातार बनी रहे समस्याएं तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और उनसे मिलकर ही आगे का ट्रीटमेंट जो है वो ज़रूर कराएं। स्टूडियो में आने के लिए, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है नसों के दबने की समस्याओं पर आज हमने जितनी भी चर्चा की है, ये चर्चा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फीडबैक अगर आप हमें देना चाहें तो दूरदर्शन केंद्र उत्तराखंड के पते पर लिखकर भेज सकते हैं। अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हेलो डॉक्टर की समस्त टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।